ट्रांसफॉर्मेशन का ये तीसरा टर्म मोदी इकोनॉमिक्स 3.0, इसके कुछ एम्बिशन में ये एम्बिशन भी है कि एक ऐसा रिसेशन रेजिलिएंट इकोनॉमी बनाई जाए जिसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल और इसकी प्राइस के साथ होने वाले इन अनस्टेबल फ्लैक्चुएशन के इम्पैक्ट से बचाया जा सके। कैसे हो सकता है ये सब कुछ? भारत का डीकार्बोनाइजेशन करीब करीब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पूरी तरह डीकार्बोनाइज और आने वाली इकोनॉमीज को ग्रीन बिल्ड करने के लिए जिस पाथ की परिकल्पना की गई उसके 100% डीकार्बोनाइज इंडियन इकोनॉमी के पाथवे का आखिरी और सफल साल 2070 है। मायने ये है कि 2070 तक भारत $10 ट्रिलियन की एक ग्रीन इकोनॉमी अपनी एग्जिस्टिंग इकोनॉमी और ग्रोइंग इकोनॉमी दोनों को डीकार्बोनाइज करने के लिए बनाए। लेकिन इसके साथ साथ क्या 2070 तक यही सरकार, यही पार्टी सेंटर में होगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंटिन्यूड होगी और इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, डिस्ट्रैक्शंस प्लस इकोनॉमिक रिसेशन नहीं होंगे? इन सब को रूल आउट करना काफी बेवकूफी होगी। सो आपका सवाल 2025 और 2026 में एंड बाउंड टू हिट रिसेशन की ओर है, जिसके अर्ली स्टेज सिंबल्स यूएस इकोनॉमी को हिट करते हुए दिखने लगे। इंडिया की करंट पोजीशन इस वक्त एनर्जी इंडिपेंडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ साथ टेक्निकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करने की है, जिसमें औरतों को इंक्लूड किया जाना मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के साथ, स्किल गैप के ऊपर एक पूरी मुहिम जो 2047 के भारत में टेक्निकल एडवांसमेंट, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता हो। तीसरी और सबसे बड़ी फिस्कल डेफिसिट और अपने साथ साथ आने वाले उन चैलेंजेस को, जिसमें से रिसेशन एक है, उसको जितने पॉसिबल कंपार्टमेंट्स में रूल आउट किया जा सकता है उसकी कंपिटेंस डेवलप करे। सो एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात करें, कश्मीर में पिछले साल मिले लिथियम आयन माइंस के रिजर्व, उत्तर प्रदेश के बलिया में इस साल मिले क्रूड ऑयल के रिजर्व्स, कुछ समय पहले सी शोर में नए ऑयल वेल्स, और इन सारे डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करके देखें तो आगे आने वाले सालों में हमारे पास क्रूड ऑयल रिफाइंड होके पेट्रोल और डीजल के तौर पे और माइंस रिफाइन होके लिथियम आयन बैटरीज के तौर पर उपलब्ध होंगी। इस डॉट ट्रांजिशन का एक डॉट इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर टोटल कंजम्पशन ऑफ इंपोर्टेड ऑयल, जिसे हम ऑयल इंपोर्ट बिल भी कहते हैं, उसका 30% डिपेंडेंस, उसका 30% कंजम्पशन जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर करता है, लॉन्ग हॉल फ्रेट और इस तरह के सरफेस ट्रांसपोर्ट जितना कंज्यूम करते हैं। यदि ये डॉट इस साइकिल में अगला डॉट होता है और हम आने वाले वक्त में आने वाले इस एम्बिशियस थर्ड मोदी इकोनॉमिक्स 3.0 में उस एम्बिशन का एक कदम रख पाते हैं, जिसे आप अ ग्रीन पावर्ड ई हाईवे भी जानते हैं, अ डीकार्बोनाइज सरफेस ट्रांसपोर्ट के तौर पर सुनते हैं, अ रिडक्शन ऑफ ऑयल इंपोर्ट इकोनॉमी भी जानते हैं। इन सारे टर्मिनोलॉजीज को एक साथ मिलाकर अगर आप देखें तो भारत के लिए इस टर्म में करीब करीब 30,000 किलोमीटर का डीकार्बोनाइज सोलर्ड एंड रिन्यूएबल पावर्ड ई हाईवे बनाना लगभग जरूरी हो गया। और ये जरूरत सिर्फ एक इकोनॉमिक रिफॉर्म की नहीं है, इस जरूरत के साथ जुड़े सारे कंपोनेंट, वो लिथियम आयन बैटरी हो या क्रूड ऑयल हो, वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का डेवलपमेंट हो, वो ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट हो, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑटोमोटिव्स हो, इन सब के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। और टेस्ला, BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसी फॉरेन कंपनीज जिनके लॉन्ग रेंज व्हीकल हैं इलेक्ट्रिक वेरिएंट में उपलब्ध, उनका भारतीय मार्केट की तरफ इस वक्त आकर्षित होना और उनके लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करना कि वो भारत में अपनी गाड़ियां बेच पाएं, इन दोनों के बीच ये फासला 5 वर्षों से भी कम का है। सो अगले 5 सालों में, अगले 4 सालों में इस संबंध में जो भी प्रयास किए जाएंगे वो भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के, डीकार्बोनाइज सरफेस ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे और विकसित भारत के 2 नेशनल एम्बिशन 30% ऑयल इंपोर्ट रिडक्शन और करीब करीब 14% से 9% तक अपने जीडीपी स्पेंड को, जो लॉजिस्टिक के ऊपर हमारा होता है, इन दोनों एम्बिशन को पूरा करने में सक्षम भूमिका निभाएंगे।